पहले मैं थोड़ा सा बाकी आप सबका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि कहाँ कहाँ से हैं और क्या क्या डेजिग्नेशन है। और दूसरा मेरे को ये भी बताना कि बोर्ड कब ज्वाइन किया या आउटसोर्स पे कब ज्वाइन किया, कितना टाइम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे, एक्सपीरियंस वगैरह भी हम शेयर करेंगे। मतलब ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आपको जो है 2 घंटे बिठा के हमने कुछ बताना है। कितना टाइम हो गया, कब ज्वाइन करें? मेरे को सर 1999 7वें महीने का है। अच्छा, वेरी गुड। तो रिटायरमेंट तो कब किए फिर? अभी 28 में सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम क्या बताया सर आपने? राम अवतार। राम अवतार, ठीक है, गुड गुड। तो मतलब यही पोस्टेड है या और कहीं? नहीं, मैं दूसरी जगह अभी सर, यहाँ पहले दिल्ली में था ही। अच्छा, उसके बाद इधर आया। ठीक है, गुड गुड। सर आप? दिनेश कुमार। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया? मेरे को जनवरी 98। अच्छा, ठीक है। यही पोस्टेड है या अभी? पहले ये सौरभ, ये अच्छा। और ये अप्रेंटिस? अच्छा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वेद प्रकाश। हाँ जी। आप ये अप्रेंटिस हैं? कहाँ से हैं वैसे? ये दोड़ा कुआं से? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अभय चौधरी। हाँ जी। ये अप्रेंटिस हैं? नेक्स्ट श्यामलाल घूंगर रिसेप्शन। एक साल हुआ है। अच्छा, ज्वाइन करे हो? अच्छा, ठीक। डेजिग्नेशन क्या प्लान है? टीममेट लगे। नेक्स्ट सर इस्लाम आउटसोर्स में हूँ सर, 2016 से ज्वाइन किया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेंटेनेंस गैंग में आप किसके थ्रू हैं? सर अभी सर अच्छा, ठीक। नेक्स्ट रुपेश कुमार टीममेट। अच्छा। पहले तो ये कि सेफ्टी है क्या, मतलब किसके रिगार्डिंग क्या है सेफ्टी का मतलब क्या है आपके लिए? वैसे क्या मतलब है सेफ्टी का? सुरक्षा है? सुरक्षा, जैसे बंदा कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो उसकी सेफ्टी। तो हम बेसिकली जो बात करेंगे, जैसे हम प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे, सप्लाई चलेगी नहीं चलेगी। हाँ, पर एक और चीज़ है। उसमें प्रॉपर गैप होना चाहिए बीच में। ये सर वो चीज़ वो देखनी पड़ेगी। सुनो, उसमें एक मिनट, ठीक। हाँ। ब्लेड कट गए, हाँ जी। अब नीचे से टीवी न्यूट्रल करोगे तब काम पक्का होगा, मेरा मानना है। हाँ, ये भी है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप इसी पे आ रहा था कि पहले तो हमने देख लिया कि कटे हैं नहीं कटे, गैप ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं। या एक इसमें और इशू होता है सर जैसे हमने जीसस काटा ना, तो उसको पहले लोड जीरो करना पड़ेगा तब काट सकते हैं ना उसको। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर नहीं, उस पे तो पहले लोड जीरो करना पड़ेगा तब काट सकते हैं ना बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। तो फिर ऐसे वो नीचे नहीं आ जाएगी। नहीं, उसमें भी क्या होता है, 2 टाइप के आपके जियो स्विच और आइसोलेटर होते हैं। हाँ जी। एक आपके लगता है ट्रांसफॉर्मेशन लोड के लिए, एक लगते हैं आपके लाइन पे। तो सर वो जो लाइन वाला तो है ना, जो जीरो करना लाइन पड़ेगा। वाला है उसमें तो हमेशा आप ये मान के चलो कि उसमें तो बिना ट्रिपिंग के आपने काम करना ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है। ऊपर से नीचे हुआ है ना, नीचे से ऊपर को चलो। जी साहब बुला लेते हैं जरा, 2 मिनट लेते हैं ना जी। मैं इसीलिए उनको बुला रहा था कि कहाँ है। बुला लेते हैं। तो प्रेशराइज होने की तो अच्छा जरूरत है नहीं। आप तो वही करिए जो जो हमारे सेफ्टी नॉर्म्स बोलते हैं। आपने प्रॉपर जो सेफ्टी इक्विपमेंट में आते हैं, जैसे हमारा सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, एक वैसे सेफ्टी जो अच्छा जैकेट भी आती है, मे भी शायद यहाँ स्टोर में तो आती नहीं है सर, नहीं यहाँ नहीं आती ऐसे। और उसके अलावा सेफ्टी शूज़ तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरी चीज़, अच्छा ये तो हमने अच्छा देख लिया कि जी मतलब ऐसा कुछ होता है, जियो स्विच ऐसे ऑपरेट करेंगे, वो करेंगे।
अब दूसरा ये है कि अगर मान लिया कि चलो ठीक है, आपने बताया कि जियो स्विच ओपन किया और गैप भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? उसके बाद क्या ऊपर जाके चढ़ के काम करें? देखना, देख के पहले देखना नीचे पड़ता देख है के कि काम कटे कि नहीं और- कटे, और- अर्थ और जियो स्विच कटे कि नहीं कटे, कहीं ऐसा ना भी अचानक ही फंसा भी नहीं जाता है। हाँ ठीक है, इनकी बात तैनात करना जरूरी है। हमने सारा देख लिया कि लाइट भी चली गई, वो भी चला गया, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी अर्थ करना ज़रूरी है। और ये अर्थिंग का भी हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि जैसे एसटी लाइन पे काम कर रहे हैं, मान लिया आपका एक थ्रू पोल है और वहाँ इंसुलेटर ब्लास्ट हो गया है और आपने उसके ऊपर काम करना है, तो जो यहाँ भी है आपका और इस साइड, दोनों साइड उसको अर्थ करिए। हाँ, अर्थिंग का क्या तरीका है? तीनों शॉर्ट और नीचे। प्रॉपर अर्थिंग है तो पहले अर्थ में तार लगा के बिल्कुल उसके बाद उसमें लगा के इंसुलेटर में लगा दिया तार, इससे प्रॉपर अर्थ है वहाँ। ठीक तो है। उससे तार में, एक तार में, दूसरी तार में और तीसरी तार में, फिर उससे फिर लास्ट वाले बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में हमें उठाना नीचे से अर्थ से, फिर के ऊपर और उसको जो बाइंड करते हुए लेके जाना है, ठीक है। या एक यहाँ शायद अभी मतलब स्टोर में अर्थ स्टिक की कोई बात चल रही है ना, ये अर्थ रोड की बात चल रही है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप देखोगे मोटा मोटा डेटा ना, मैंने देखा था जो NRCB का रिकॉर्ड है ना, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम ब्यूरो, उसमें 34 डेथ पर डे होती है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, ठीक है। जिसमें से जो लास्ट ईयर का बिजली बोर्ड का आंकड़ा है 21 एक साल का है, 21 जो कैजुअलिटी हुई हैं रिगार्डिंग दिस। तो इन सब से जो बचने के लिए बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि करंट तो होना ही होना, सब कुछ होना ही है, और आप ये चीज़ तो वेरीफाई कर ही नहीं सकते देख के कि लाइट है कि नहीं है ना, ये तो आप जैसे देख ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि जब सारे परमिट हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद अर्थ स्टिक लो और उसको अर्थ करो और उसको ऊपर जो है टच करके देख लो, अगर कुछ होएगा तो वो जो है ब्लास्ट मतलब स्पार्क कर जाएगा। तो जो आपका शॉक होगा जो मिनिमम होगा, मे भी हो सकता है कि कुछ जो स्पार्किंग वगैरह पड़े आपके ऊपर, बट इट मे बी वेरी लिटिल, ठीक है जी। अच्छा, ये है ये अर्थिंग का सिस्टम, ठीक है जी। ये उसके अलावा हम बात करेंगे ये जो ट्रांसफार्मर पे क्या करते हैं ना, मैक्सिमम मैंने देखा है कि फ्यूज़ वगैरह जब लगाते हैं ना, तो रेटिंग में भी मतलब आपको क्लियर है नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि अगर ये फ्यूज़ उड़ रहा है तो और बड़ा लगा दो, उसको मोटा कर दो, अगर वो भी उड़ रहा है तो और मोटा कर दो, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इससे ट्रांसफार्मर ही मोटा हो गया। एक एसटी के हिसाब से करना ये चाहिए। वो सही बोल रहे हैं सर आप, लेकिन लोड की दिक्कत है, लोड नहीं, पर उसकी ये चेकिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर की मीटर उस पर ज़्यादा लग गई, वो नहीं चल रहा। नहीं, मान लो उसका 5 का ये- लगाना तो उस पर 10 का लग रहा है सर। नहीं, उसका रीज़न ये भी है ना कहीं देखो, अब ये तो मेरे को नहीं पता कि जो पहले से बोर्ड में क्या चला है आ रहा है, और ये वाला इतनी मतलब इस सिचुएशन पे हम जो क्यों ये ओवरलोडिंग कंडीशन पे हम क्यों ओवरलोड है पहुंचे। सर। बट उसमें भी जहाँ तक हम जो कर सकते हैं ना, अदरवाइज़ क्या है कि आपने मतलब फ्यूज़ मोटा लगाया तो एक टाइम तो ऐसा आएगा आपका 100 kV का ट्रांसफार्मर लोड डाल दिया आपने 200 kV है, तो फिर क्या होगा ट्रांसफार्मर, है ना, उड़ जाएगा फिर वो। तो मतलब ट्रांसफार्मर बिल्कुल ख़राब होने से तो अच्छा यही है ना कि ठीक है बार बार फ्यूज़ उड़ते रहे हैं, 2-2 घंटे बाद लगा दो जाके, ठीक नहीं है। हाँ, इसकी कैलकुलेशन का क्या मतलब मोटा मोटा ये आइडिया 100 kV का, उसमें ये ST साइड क्या लगना चाहिए, ये LT साइड क्या लगना चाहिए 11/440 का ट्रांसफार्मर में 5 का, ये ST 5 का, LT पे नहीं पता ना। ये देखो यही दिक्कत है, यही दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि हमें ना एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं पता, ठीक है जी। अब इन्होंने 5 जो है देखा होना कहीं पे कि जी 100 पे 5 का अच्छा लगता है, 250 पे हो सकता है, शायद 15 का लगता हो, है ना, ऐसे ही है। तो मतलब अप्रोक्सीमेशन है,
बट इसमें क्या होगा कि एचटी के फ्यूज़ तो बहुत मस्ट हैं, वो तो जितने के लगने चाहिए उतने के ही लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा जो ट्रांसफार्मर आकर ब्लास्ट करेगा और क्या होगा। और वैसे जो पोंटा में भी हुए भी हैं आई थिंक, जो ट्रांसफार्मर ख़राब हुए काफ़ी, हमारे यहाँ भी होते हैं काफ़ी ख़राब। अभी इसका जो बेस्ट तरीका शायद आपने जो पढ़ा होना, पावर का फॉर्मूला होता है BI cos फाई, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ जो ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। आपके पास कोई पेज वगैरह भी है, कुछ कॉपी पेन लेके आए लिखने के लिए? अच्छा डायरी है, एक ही लेके आए सबके लिए? शेयर पेज वगैरह यहाँ और मिल जाएंगे कहीं तेल में, अदरवाइज वो बाहर होएगी तो फूकेगी, उसका तो आप कुछ जो कर ही नहीं कोई सकते। निकला जब फूके ना, उनको देखा उसमें तेल ही नहीं था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो मैं मेंटेनेंस रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, देखो ये अभी क्या है, बीइंग ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजली बोर्ड का बड़ा ही सिंपल सा क्लियर फंडा है कि जितने हमारे पास फंड्स हैं उसको यूटिलाइज करके मतलब जो बेटर सर्विस किस तरीके से दी जाए, तो उसी को मेंटेन करने के लिए तो ऐसे है ना। अब सपोज करो एक आपका ट्रांसफार्मर जो ख़राब हो गया, वजह से जो भी हो, क्योंकि उसमें तो ये वजह रही कि हमने टाइम से देखा नहीं, बोर्ड में टाइम से सामान आया नहीं, क्योंकि ऐसा ही होगा ना। मान लिया मैं गया एक जगह, मैंने देखा कि वहाँ जो है 10 ट्रांसफार्मर, 10 में 10 के तेल ही नहीं है, कम है, तो एकदम से आपने बताया, अच्छा जी को बताया, SD को बताया, या ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन को बता दिया, तो क्या एक्शन एकदम से तेल लिया देगा कहीं से? नहीं, मतलब नहीं बनता लिया दे, और ये आ ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई नकल एजेंसी जाएगी सर, रिपोर्ट होती है इनकी। नहीं रिपोर्ट होती है, देखो ऐसा कहाँ है भेजा नहीं भेजा, क्या करेगा नहीं करेगा, जो मैक्सिमम चीज़ें ना हम तो हमारा फंक्शन होता जी। देखो हमारा तो ऐसा है ना जी, मतलब हमें तो जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें तो उसके ऊपर फोकस करना है। अब मैं ये बात कर ही नहीं सकता कि जी ये एक्शन ने मतलब आगे रिक्वायरमेंट नहीं दी, मैं ये बात नहीं कर सकता कि वहाँ चीफ इंजीनियर ने तो बहुत बड़ी बात है सर, हम हाँ, तो बात ही बिल्कुल। नहीं कर सकते। मतलब हमारा काम सिर्फ इतना है कि मैंने एक रजिस्टर बनाया और उस पर लिखा कि ये दिक्कत है मुझे, यहाँ ये तेल नहीं है, ये इसलिए दिक्कत आ रही है, बताओ इसका क्या करना है, बस खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। पर ये है ना कि वो देखे तो सही, कौन देखेगा? इंचार्ज देखेगा। तो एक मिनट बोलूँ सर, हाँ जी, कोई ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई, हमने उसका कंप्लेंट में पूरा डिटेल लिख दी, तो इंचार्ज का फर्ज है उसको देखना। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो देखते नहीं है। नहीं सुनो। अब क्या होता है जब किसी के पास, मान लिया मैं JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, JEE के पास है, जैसे आपकी बात करूँ, आपके पास कितने DTR हैं जिनको आप मेंटेन करते हैं? 100 से ऊपर है। हाँ जी, और JEE के पास जो उससे भी ऊपर होंगे मे भी, क्योंकि उसके बाद 1-2 एरिया होंगे कि नहीं? एक ही अच्छा मतलब उतने ही होने वाले। हाँ ठीक है। तो 100 से ऊपर जो ट्रांसफार्मर के लिए मतलब वहाँ कंप्लेंट रूम में देखना कि कहाँ क्या दिक्कत आई है, कंपैरेटिवली कि मैंने एक रजिस्टर बनाया ट्रांसफार्मर का कि देखो जैसे 100 है, तो जैसे बीइंग ए SDO मैंने देखना हो कि जी ये बद्रीपुर सेक्शन ये रहा, इसमें इतने ट्रांसफार्मर है, अच्छा ये वाले ट्रांसफार्मर में ये दिक्कत है, मतलब एक सिंगल रजिस्टर में आपका सब कुछ मेंटेन हो रहा है कि आपने देख के आए फील्ड में कि ये वाले ट्रांसफार्मर में इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि जिसका तो तेल कम है, ये है वो है, और वो रजिस्टर के रिपोर्ट के हिसाब से JEE भी क्योंकि उसके पास भी इतना तो है नहीं कि सारा देखे करें, वो तो एक रजिस्टर उठाएगा, उसमें से देखेगा कि मेरे फील्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से ट्रांसफार्मर में, और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी रिपोर्ट बना के जो भी एक्सेल में या जैसे भी एक रिपोर्ट बना के आके जो है मेल करेगा, ठीक है नहीं। तो ये जो है बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इस तरह का कुछ बनाएं, रजिस्टर मेंटेन करें जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं। अदरवाइज़ क्या है ना बिजली बोर्ड में भी यही दिक्कत है
इंडिया में भी जो बड़े सारे प्रॉब्लम है, खैर हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पर मेन समस्या है डेटा। मतलब जब तक मुझे पता ही नहीं है कि क्या समस्या है, कहाँ पे समस्या है, मैं क्या करूँगा। अब सपोज ऐसा भी होता है, अभी आप देखना कि SDO एक्शन ये तो 3 साल बाद चेंज होना ही है, और हो सकता है कभी मतलब साल में भी चेंज हो गए। 6 महीने निकालते हैं 4 महीने। मैं जब सीट पे बैठता हूँ ना, मैं जब नई जगह गया, मैंने मंगवाता हूँ मैसेज करके कि जी मुझे बताओ कि क्या क्या है, तो मुझे कैसे पता कि क्या दिक्कत आ रही, कहाँ से होगा क्लियर? क्या मैं कंप्लेंट रजिस्टर खोलूँगा? नहीं। जो निचले वाले बंदे हैं वो अपनी सारी समस्याओं का एक निचोड़ मेंटेनेंस रजिस्टर कि ये पकड़ो, इसमें लिखा है सारा कुछ कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। तो मैं जाके ये देखूँगा कि अच्छा ये मेरे सब डिवीज़न में ये है, ओहो, तो इसके ऊपर तो ये बात करनी चाहिए। जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी या जब हमारी रिक्वायरमेंट जाएगी तो हम ये बात करेंगे कि ये देखो जी इसमें तो हमारे यहाँ तो यहाँ बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, आप इसके ऊपर कुछ करिए। और ये सेम पैटर्न जो है एक्शन भी ऐसे ही फॉलो करेगा। जब अपनी रिपोर्ट के साथ से मैंने कुछ जो बनाया होगा और उसको दूंगा, अदरवाइज़ क्या होगा, एक मतलब जो मेन फील्ड में काम करते हैं वो तो आप लोग ही हैं, और समस्या को बेटर तरीके से और कोई नहीं बता सकता आपके अलावा। सो बेटर है कि उनको कहीं पे नोट डाउन करिए, कहीं हाईलाइट करिए, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि जैसे हमने ट्रांसफार्मर की बात करी कि मेरा ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, अब वो तो एक ख़राब हो गया, अब ये उसको या तो मुझे चेंज करना पड़ेगा या वहीं खोल के देखना पड़ेगा, और ये उसमें जो टाइम वेस्ट होना है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि पहली तो बात वो ट्रांसफार्मर ख़राब ही क्यों हुआ। अभी आप देखो ना कि जैसे सब स्टेशन में है, इतने सालों से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये ख़राब होते ही नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर अर्थिंग है ना, इनकी जो प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है। अभी आप देखोगे जैसे PNT MNT वाले आते हैं, क्या करते हैं वो, यही तो ऐसे देखते हैं कि जी आपका ये ख़राब है, यहाँ अर्थिंग ठीक नहीं है, इसमें सिलिका जेल नहीं है, ये डालिए, इसमें ये देखिए टेम्परेचर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे पास थर्मल कैमरा भी है चेक करने के लिए। तो इस तरह का जब ये होगा ना आपका, जैसे क्वार्टरली मेंटेन करें या हाफ ईयरली मेंटेन करें या साल में एक बार ही मेंटेन करें रजिस्टर को, बट उसमें कुछ मतलब हो ना कि जी ये वाले ट्रांसफार्मर तो ख़राब होने वाले, और ट्रांसफार्मर भी ठीक हमारे शरीर की तरह ही है कि जी जैसे हमारा होता है ना कि जब तक जो हमें कोई जो दर्द ना हो तब तक हम हेल्थ चेकअप नहीं करवाते हैं, तो वो दर्द जैसे भी है ना वो तब निकल के आता है कि जिस टाइम तक तो ये अंदर कोई ना कोई डैमेज हो चुका है। और ये सेम बात जो ट्रांसफार्मर का भी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी वो वाला ट्रांसफार्मर फ्यूज़ उड़ाने स्टार्ट कर गया है, उसके ST के फ्यूज़ उड़ रहे हैं, LT के उड़ रहे हैं, जबकि उसकी तो मतलब बीमारी 1 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी है। वो इसलिए नहीं पकड़ी गई क्योंकि हमने देखी नहीं, और अब इसलिए पकड़ में आ रही क्योंकि अब वो प्रॉब्लम देने लगा है अभी। सो दैट्स वाई जो बेटर तरीका तो यही है कि ये सारी चीज़ें मेंटेन हो, हमारा टाइम भी बचेगा उसमें, आपका भी टाइम बचेगा, कि आप कुछ और जो यूज़फुल काम कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था। अब हम थोड़ी लाइन की बात करते हैं। एक मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि टीममेट ही परमिट ले लेते हैं, लाइनमैन भी परमिट लेते हैं, फोरमैन भी परमिट लेते हैं। आपको बात पता है कि परमिट लेने के लिए ऑथराइज कौन है? जी फोरमैन तब है जब इन केस ऑफ मतलब इन केस ऑफ सपोज करो कि जेई बोलता है जी मैं आज CL पे जा रहा हूँ या मेरी कहीं मीटिंग है या मैं कहीं पे और जा रहा हूँ, देन वो उसको ऑथराइज कर सकता है। पर उसका बेस्ट तरीका भी है कि सब स्टेशन में लिखाना पड़ेगा कि मैं आज हूँ नहीं, और इन द माई ऑफ एब्सेंस ये बंदे देखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे है ना कि प्लीज़ परमिट लेने का सही तरीका क्या है जेई के लिए? परमिट लेने का जो सही तरीका है वो क्या है सर? जो सही तरीका है हाँ जी। नहीं, उसमें मैं आपकी बात सुनिएगा, जो आप इस जो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने की वहाँ साइट पे जाए और देखे। हाँ,
बट उसमें क्या है कि एक जेई के लिए 10 जगह पे एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई इसीलिए आगे जो चैनल बनाया ना कि लाइनमैन बनाए, फोरमैन बनाए, इसी काम के लिए तो है। क्योंकि अच्छा देखो, मैंने कुछ काम करना है या मुझे कुछ रिक्वायरमेंट या कुछ काम कराना है, अब मैं हर जगह तो काम कर ही नहीं सकता ना। अब सपोज करो एक लाइन बन रही है तो मेरे सुपरविजन में, मैं उसमें साइन कर रहा हूँ, ये भी साइन कर रहा है कि यस आई हैव चेक, इतने पोल लगे हैं, इतने इंसुलेटर लगे हैं, कंडक्टर ठीक है, ये 7-3-15 है, 7-3-21 जो भी है, ठीक है नहीं, अच्छा देखा है उसने कि इसके इंसुलेटर भी ठीक है, अर्थिंग इसकी प्रॉपर है, तो वो बिलीव कर रहा है कि किस पे, वो बिलीव कर रहा है अपने सब के ऑर्डिनेट पे, और उसके लिए जैसे लाइनमैन, फोरमैन, टीममेट ये है, और मतलब हम बिलीव कर रहे हैं जेई पे, एक्शन बिलीव कर रहा है हम पे। तो ये इस तरह की थोड़ी जो है चेन मेंटेलिटी है। अदरवाइज तो ऐसा होगा कि जेई एक साइड पे जाएगा और वहाँ जाके परमिट लेगा, तो वो फिर तो बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, वैसे तो कायदे से ये हर जगह है। सर लाइन पर ये है ना कि पॉसिबल नहीं है, जैसे लाइन हम अर्थ करते हैं उस पोल पे अर्थ मिल रहा नहीं है है possible। देखो सुनो मैं फिर दोबारा उस केस को डिस्कस कर रहा हूँ, मिस्टर विशाल का इमीडिएट नहीं भी होगा, कुछ तो होगी, मतलब 100 में से 20-30-40% तो होगी प्रोटेक्शन की, नहीं होगी। इससे सर अगर सब स्टेशन में 11 के भी में लग जाए ना, सोचिए तो बात नहीं 11 पे तो है ना। देखो अब अच्छा मेरी बात सुनो, बंदे ने सपोज करो 4 फीडर है, आपने बोला जी फीडर नंबर 4 का दो मुझे परमिट, बंदे ने ये कह रहा है 3 नंबर का और उसमें अर्थ स्विच वगैरह सारा कुछ कर लिया, फिर क्या कर लेंगे आप, फिर क्या करेंगे? सब वो तो आके देख सकते हैं ना, लाइट बंद हुई है, हमने कौन सी नहीं मान लिया कि किसी भाई वजह से वो लाइट भी बंद हो सर गई, लाइट हम यहाँ चेक करें, अगर बाई चांस सपोज करो जैसे जंगल में करने नहीं उसको नहीं आप जो वेरीफाई कर पाएंगे ना, यहाँ तो चलो मीटर है, नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो पता लगेगा, अगर जंगल में जाना हो, जंगल में करना होगा फिर। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि बेस्ट तरीका यही है कि जहाँ आप जाएं एटलीस्ट अर्थिंग और अर्थिंग वाला बड़ा जो है सिस्टम तैयार करेंगे, ये मस्ट है। अब सपोज करो हमारे में जैसे ऐसा होता है कि आपका भी मतलब होएगा, कोंटा में ऐसा है, कोंटा और पुरुवाड़ा के बीच में 33 kV सप्लाई है, यहाँ से वहाँ जा रही है, शायद आपके कुछ कंज्यूमर यहाँ भी हैं, कुछ वहाँ भी हैं, हाँ तो इस तरह से है ना होच पोच सा। हाँ तो उस टाइम जो आपके पास क्या है प्रोविजन कि एक दूसरे सब डिवीज़न के बंदे ने ये बोला कि जी वहाँ तो मैंने कर दिया है या नहीं करा है, कैसे पता लगेगा? उसके लिए तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर मैंने इस लाइन पे काम करना है, मैं अपना से लेके जाऊँ और उसको चेक करूँ इमीडिएटली। अदरवाइज़ क्या है कि जैसे इंडिकेटर आते देखा FPI जो उस पर लगते थे, लाइनों पे लगते थे कि लाइन चार्ज है कि नहीं, बट वो भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन जो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि उसका भी ऐसा मान ली इंडिकेटर ख़राब है, कुछ है, आपने सोचा यार ठीक है बंद हो गया होगा, बट सोचा बंद हो गया है और एक्चुअल बंद हो गया है, ये डिफरेंट है। मतलब लाइन के केस में मैंने सोचना नहीं है कि ये बंद हो गया होगा, क्यों? हमने तो ये देखना है कि मुझे नहीं पता ये बंद हुआ है कि नहीं हुआ, मैं तो वेरीफाई करूँगा, ये रही मेरी अर्थिंग है, मैं तो लगाऊंगा, बेस्ट तरीका है। बाकी आप जो है सारे इंस्ट्रूमेंट भूल जाओ कि जी वहाँ अर्थ स्विच लगा है, वहाँ लाइन आइसोलेटर है, वहाँ ये है, ये किसी काम नहीं आने। बेस्ट तरीका ये है कि आप जहाँ जाए वहाँ यही तरीका है काम करने का, क्योंकि अब जो वहाँ भी एक्सीडेंट होने का यही तो रीज़न था, डबल सप्लाई थी, एक बंदे ने बोल दिया मैंने काट दिया, हो सकता है उसने जो ट्रांसफार्मर का काटा हो जी उसी और उसको ये लग रहा हो कि मैंने लाइन एक तरह। और अर्थिंग में ये हो सकता है कि आपको एक एडिशनल बोझा लेके जाना पड़े मे बी, और आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे कि पहले आप अर्थिंग करो, ये करो, बट पर वो ये ना सेफ्टी है ना। अभी मैंने ये बात करी कि किसी की लाइट जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती है। आप पहले क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अब हम जो सेफ्टी में 2-3 चीज़ों की बात करते हैं। एक प्रेजेंटेशन में था में हमारी मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी ऑफ पब्लिक, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय या सेफ्टी ऑफ लाइन एंड इक्विपमेंट?
सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। और बताओगे? दोनों नहीं नहीं, स्पष्ट में तो नहीं है। तीन में से अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है वन बाय वन, आप जो फर्स्ट क्या रखेंगे, सेफ्टी ऑफ पब्लिक की, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय या सेफ्टी ऑफ लाइन एंड Safety of सेकंड employees. क्या? Self and सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, आप क्या बोलते हैं? Safety of line and equipment. आप क्या बोलते हैं? सेफ्टी ऑफ Line and equipment. क्यों लाइन क्यों है? Engine line की मिल रही वैसे ठीक है इनका पार्शली। इसमें क्या है कि हमने अगर सेफ्टी की बात करी है ना, तो सेफ्टी का कंसर्न कहाँ से है? लाइन से तो है। अगर लाइन ही नहीं होगी तो क्या सेफ्टी, फिर तो सेफ ही है सारा कुछ। लाइन है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये अनसेफ है, ये है, वो है। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी करनी है, सेफ्टी ऑफ लाइंस एंड इक्विपमेंट। अब जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मर है, मैंने सब स्टेशन पे लगाया, तो उसमें हमने क्या करा? उसमें हमने ये तो करा कि उसकी प्रॉपर अर्थिंग करी, न्यूट्रल अर्थिंग करी, बॉडी अर्थिंग करी, प्रॉपर मैंने नीचे वो जो ग्रेवल बिछाए हो कि जब उसके ऊपर पानी आए नीचे निकल जाए, कोई जो पानी ना रहे उस पर, ठीक है जी, कोई जो घास ना हो गए, है ना, ये ऐसे ही है ना। तो सेफ्टी का मस्ट इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले ऑपरेटर सेफ करो, क्योंकि ये सेफ्टी जब हो जाएगी, जब आप उसके ऊपर जो है जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई उसमें फॉल्ट भी आता है तो एकदम जो ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप वहाँ खड़े भी हैं तब भी, अगर आपने वही काम नहीं करा तो एम्प्लॉय की सेफ्टी पे कहाँ से होगी? सो फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर्स एंड लाइंस, क्योंकि जैसे मैं लाइन की बात करूँ, लाइन के नीचे जो गार्डिंग नहीं है तो आप एम्प्लॉय की सेफ्टी कहाँ से कर लोगे? गार्डिंग होगी तो ऊपर से जब कंडक्टर गिरेगा तो वो तो अपने आप सेफ हो जाएगा। अगर आपने जो गार्डिंग लगाई है, कंडक्टर जो पीछे से ट्रिपिंग और आपके पास आ जाएगा, ये तो ट्रिप होगी लाइन। उसके बाद अगर आपने जो दोबारा ड्राइव दी तो होल्ड नहीं होगी। और अगर आपने जो GI वायर अर्थिंग वगैरह नहीं लगाई और गार्डिंग वोर्डिंग नहीं लगाई तो वो तो अगली बार जब ड्राइव देंगे उतने में तो निपटा देंगे, है ना, ठीक नहीं है। सो मोस्ट प्रायोरिटी इज लाइन एंड इक्विपमेंट। और जो दूसरा पब्लिक की एम्प्लॉय, देखो इसमें भी ये बड़ी ही थोड़ा सिंपल सा ही है कि आपके जब लाइन एंड इक्विपमेंट आपके सेफ हो गए ना, आपकी सारी चीज़ें सेफ हो गई, क्योंकि ये एम्प्लॉय भी सेफ है। एम्प्लॉय क्या करेगा? आराम से ग्लव्स डाल के जाएगा। अगर मान लिया मतलब ऐसा होता भी है, मतलब ट्रांसफॉर्मर फेल हो गया तो क्या होगा? अर्थ हो जाएगा साथ के साथ, आप वहाँ है भी खड़े तो कुछ होने का नहीं, है ना, ठीक नहीं है। तो ये अपने आप ही तो सारा कुछ हो जाएगा। तो सेफ्टी के अप्रोच सबसे पहले हमारे, अब ये देखो ये थोड़ा सा है इक्विपमेंट विदाउट अर्थिंग और विद अर्थिंग, क्या डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें? कुछ लग रहा है? ये एक मतलब ह्यूमन बॉडी बनाई हुई है और यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर है और ये लाइन वायर, ये फेज, ये न्यूट्रल, और ये है विद अर्थिंग। इसमें यहाँ पे अर्थिंग करी, यहाँ अर्थिंग करी है और ये बंदे ने इसको टच कर लिया है और सेम केस वहाँ भी हो रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस क्या है? सेफ्टी यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या देखो कि अर्थिंग का कितना बड़ा योगदान है। इसमें क्या हुआ, इस केस में ट्रांसफार्मर तो क्या अर्थ था, ठीक है जी। पर ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है मेरा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है हमारा, टीवी फ्रिज तो खैर में कुछ होता है, जैसे कि कुछ जो BCB की मैं बात कर रहा हूँ, BCB हो गया या फिर आगे कुछ भी है मेरे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, तो मैंने इसको अर्थ नहीं करा हुआ, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे इसमें फॉल्ट करंट आया तो फॉल्ट करंट तो पास तो करेगा कहीं ना कहीं, और ये यहाँ से पास करता हूँ, इसकी बॉडी से पास करता हूँ, यहाँ पहुँच गया और यहाँ से इसने सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। और जब इसकी बॉडी से पास करेगा तो उसको इंजरी होगी, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में
उसको लो इम्पीडेंस या लो रेजिस्टेंस का पाथ करना चाहिए। जहाँ रेजिस्टेंस कम होएगा सारा करंट वहीं से फ्लो करेगा, ठीक है जी। अब जो हमारे ये अर्थिंग भी है कि उसकी रेजिस्टेंस हमेशा लो रखेंगे ताकि वो नीचे जाके वहाँ ये अर्थिंग है, ठीक है। अब इसमें तो यही सेम केस हुआ, यहाँ कोई ये अर्थिंग थी नहीं और ये इसने इसी बॉडी को मीडियम बनाया और यहाँ पर जा दिया, अर्थ ले लिया। तो यहाँ होगी कि इंजरी फोल्ड करंट पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। और इस केस में क्या हुआ कि इस केस में हमने तो स्पेशली एक अर्थिंग लगा रखी थी, तो ये इसका जो इम्पीडेंस है मतलब कि रेजिस्टेंस है वो जो वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो जो भी इसके ऊपर जो फोल्ड करंट होएगा वो यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ निकल जाएगा। तो अगर ये इनकेस टच करता भी है तो मे भी हो सकता है ये माइनर कुछ स्पार्क लगे तो कुछ हो, बट इसकी बॉडी से करंट पास करेगा नहीं। इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से फ्लो करेगा नहीं। सो दैट्स वाई ये जो है सेफ हो गया अर्थिंग लगाने के बाद, ठीक है। ये भी सेम केस है, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, तो इसमें भी जो सेम फंडा है कि इसको यहाँ से शॉक लगा और ये दो जगह पास हुआ, एक तो इस वाले से एक इस तरफ से, और ये दोनों पास हो गए कि अर्थ से। और इसको जैसे हम यहाँ देखेंगे ये भी है, यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर है वाला, ये मेरा ट्रांसफार्मर पार्ट है, ये मेरा कंज्यूमर वाला पार्ट है कि जहाँ पे मैंने मीटर लगाया है, ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर भी हम के अर्थ करते हैं। वैसे जो ट्रांसफार्मर की दो टाइप की अर्थिंग होती है, एक तो मतलब लाइव अर्थिंग, बेसिकली मैं अर्थिंग का भी जो बताता हूँ डिटेल में बताता हूँ। ये थोड़ा सा देखो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है कितने एम्पियर या मिली एम्पियर का फर्क पड़ता है, ठीक है जी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये ह्यूमन बॉडी का एक एम्पियर के हिसाब से जो बनाया हुआ है, कि अगर 1 मिली के एम्पियर है तो उसको किस तरह का लगेगा शॉक, 2 है तो किस तरह का लगेगा, ये इस तरह से। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि 20 मिली एम्पियर, तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि मतलब वो मसल जो सूख जाएंगे थोड़ी देर, और 30 में मतलब सफोकेशन पॉसिबल। इसमें क्या है कि जो हमारे इंटरनल है ना इस बॉडी के ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट हो गया, नेजल के हो गए, जो भी जो माइनर पार्ट है वो सारे जो ब्लॉक हो जाएंगे और मतलब सांस लेने में दिक्कत लगेगी। और 100 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर की बात हो रही है अभी, एम्पियर की तो बात ही नहीं कर रहे हम, मिली एम्पियर की। 100 में तो हमारा हार्ट बिल्कुल स्टॉप कर जाएगा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा, और उसके ऊपर ये तो मतलब नहीं है सारी, तो हमारा 100 से नीचे नीचे नहीं पाएगा। ये तो इसीलिए ग्रोथ है। हाँ भी जैसे प्रेजेंटेशन में था, जैसे हम बात कर चुके हैं कि पर्पस ऑफ अर्थिंग क्यों करनी है, तो टू सेव द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो क्योंकि जैसे हमने बात करी कि अगर प्रॉपर से अर्थिंग होएगी तो वो जो सारा करंट वहाँ फ्लो हो जाएगा, तो ह्यूमन बॉडी या चाहे कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके अलावा जैसे टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग मशीनरी है, या जैसे ये सपोज करो मैं AC की बात करूँ तो ये अर्थिंग क्यों कंपलसरी है कि इसमें भी एक अपने जो सर्किट लगे होंगे, इसके ऊपर वोल्टेज होगी तो उसका क्या करना है, करंट लगेगी तो क्या करना है। तो वो जो मतलब होएगा तब कि जब जैसे मान लीजिए कि इसमें एक सर्किट हो गया था बनाया हुआ कि जी 220 वोल्ट और इतने एम्पियर तक तो ठीक है काम करेगा, उससे ऊपर होएगी तो एक अलग से कुछ सर्किट बनाया होगा, इससे ऊपर होगा तो ये जो है अर्थ हो जाएगा। बाकी अर्थ जो है तब होएगा जब आपने अर्थिंग की होगी इसकी, और अगर आपने इसकी अर्थिंग नहीं करी है तो ये भी हो सकता है कि
यहाँ बैठे हैं शॉप में सिस्टम में भी। सो दैट्स वाई कि अर्थिंग ऑफ इक्विपमेंट भी जो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड द सेफ पार्ट टू डिसिपेट लाइटिंग एंड शॉर्ट सर्किट। अच्छा, जिस टाइम शॉर्ट सर्किट होते हैं, लाइटनिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उस केस में भी ऐसा होता है। हाँ, लाइटनिंग की मैं बात करूँ, ट्रांसफार्मर। मैं एक चीज़ ये भी नोटिस कर रहा था, स्टोर में एलए पड़े हुए हैं बहुत सारे, बट वो यूज़ तो होते नहीं, और हमारे मैक्सिमम ट्रांसफार्मर इसलिए डैमेज होते हैं लाइटनिंग की वजह से। तो वैसे जो कि एलए की अर्थिंग का प्रोसेस है वो क्या है कुछ आइडिया? सीआरटी के साथ होता है ना, फेस लगता है ना उसमें डायरेक्ट तीनों फेस लग जाएंगे अर्थिंग में। जैसे लाइटनिंग होगी तो हाँ जी। वो चीज़ उसको ऑब्जर्व कर लेगी। पर उसका क्या है ना, जो एलए की अर्थिंग है उसको वो अलग होगी सर। सेपरेट की अर्थिंग करनी है उसकी। सेपरेट अर्थिंग इसलिए करते हैं हम कि जिस टाइम मान लिया उसके ऊपर लाइटनिंग इफेक्ट हुआ तो कितने वोल्ट होता होगा वो लाइटनिंग का आइडिया? 11 के से कम होता है नहीं, उससे कहीं ज़्यादा नहीं, लाखों में होता है, लाखों में होता है। तो वो जो लाखों वोल्ट होते हैं, आपका ट्रांसफार्मर बना है 11/440 के लिए और उसका प्लस माइनस होएगा 5-6%। तो जो 11,000 वोल्ट का प्लस माइनस 5-6% भी लें तब भी लाख तो बनेगा नहीं। सो दैट्स वाई अगर आपने क्या करा होगा कि ट्रांसफार्मर की अर्थिंग वो सारी अच्छे जोड़ दी होगी तो ये घूम के वापस ट्रांसफार्मर पे जाएगा। सो दैट्स वाई उसकी अर्थिंग सेपरेट। और सेपरेट भी क्या कैसे, आपने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखे होंगे वहाँ पे क्या करा होता है, इंसुलेटर लगाया होता है। जो एलए की अर्थिंग है, एलए की अर्थिंग में पोल के साइड में इंसुलेटर लगा के उसको नीचे ले जाए। उसको ये करने का रीज़न यही है कि प्रॉपर अर्थिंग करनी है। और प्रॉपर अर्थिंग क्या है कि जो उसका इम्पैक्ट है वो ना तो ट्रांसफार्मर पे जाए ना लाइन पे जाए, वो जो है डायरेक्ट ग्राउंड होना चाहिए। जो हम बात कर रहे थे ना ये वाले इलेक्ट्रिक शॉक, वैसे इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो मतलब डिफाइन क्या करते हैं आप, मतलब कि कैसे, क्योंकि 2 पैरामीटर होते हैं वोल्टेज करंट। तो आपको क्या लगता है कि क्या लगता होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगी वो लगेगी या करंट ज़्यादा होगी? करंट ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा, वोल्टेज लो होगी, करंट तो वोल्टेज करंट ही लगेगा ना। करंट तो सिर्फ ये कि कितना फ्लो हुआ इस मात्रा में, पर है तो मेन जो वोल्टेज भी है ना। आप जो है कि आप एक सेल ले लो नॉर्मल जो आते हैं, तो उसमें तो 5 वोल्ट 24 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ ऐसा होते हैं, तो उससे तो शॉक लगता नहीं आपको। तो मेन क्या फैक्टर वोल्टेज, ठीक है। और जो वोल्टेज का ही ऐसा रहता है कि जी ये 11 के भी लाइन है, इससे दूर रहो, 80 है तो और दूर रहो, 132 है तो और दूर रहो। सो दैट्स व्हाई वोल्टेज इज अ पैरामीटर। बट करंट का योगदान सिर्फ इतना ही है कि कितना पास थ्रू हो रहा है उसका। जो आपको मेन शॉक लगा है वो तो वोल्टेज से लगा है, ठीक है। नहीं वो भी थोड़ी सी दूसरी वाली वोल्टेज टच पोटेंशियल, टच पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल। ये जो टच पोटेंशियल क्या चीज़ है? टच पोटेंशियल जो बेसिकली क्या है कि जैसे कोई भी जो लाइन है, पोल है, ट्रांसफार्मर है, कंडक्टर है, तो वहाँ पे अगर मैं ऐसे टच करता हूँ और मेरे थ्रू जो पास मतलब हो रहा है, जो हमने देखा एक पीछे हमने स्लाइड में देखा कि बंदे ने एक इक्विपमेंट ऐसे करके टच करा हुआ है और ये उसके बाद करंट उसके बॉडी के थ्रू जो पास थ्रू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टच पोटेंशियल। एक है स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया मेरी 33 kV लाइन है और उसका कंडक्टर नीचे गिर गया और लाइन ट्रिप नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लिए यहाँ पे जैसे ये चेयर है, तो यहाँ मेरा कंडक्टर गिरा हुआ है इस पोजीशन पे, तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मेरे को शॉक लगेगा इधर? लग सकता है, लग सकता है नहीं? लग सकता है। नहीं, पर वो ये था, मैं तो उसको टच भी नहीं कर रहा, मैंने जूते की पहने हुए हैं। गिल्ली होगा तो लग जाएगा।
जगह जब पानी पुनी हुआ कहाँ से टेस्ट तो हुआ नहीं, टेस्ट तो करेंगे नहीं ये टेस्ट मोस्ट नहीं ये नहीं वोल्टेज ज़्यादा आ सकता है, आ सकता है। नहीं वोल्टेज जो है ना उधर voltage तो जो लाइन है- बंद हुई नहीं पहली बार तो हाँ तो लाइन तो बंद हुई नहीं ना, तो लग जाएगा तो मुझे शौक लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नहीं सीरियस हुआ है लगेगा। सर। काम रखेंगे बल्ब तब आप जैसा नहीं सुनो नीचे वाले नहीं लगेगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ दोनों पैर जोड़ के, मेरे को नहीं लगेगा। यहाँ चाहे 132 गिरी हो मेरे को लगेगा, इस लाइन ही हो। बस ये कि मैं इसके इंडक्शन की रेंज में ना हो। अगर मान ली यहाँ गिरा है ना तो इसकी इंडक्शन मान ली यहाँ तक है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, जमीन में करंट है, मतलब उसमें है वोल्टेज दौड़ रही है, सब कुछ हो रहा है जमीन में, पर मुझे यहाँ करंट नहीं लगेगा। रेंज के बाहर नहीं सर, तब लगेगा रेंज के अंदर तो लग जाएगा। नहीं यहाँ है ना, जमीन में तो है, जमीन यहाँ के साथ चलाओगे जमीन तो मेरे को शौक लगेगा। बट यहाँ पे हम बात करें स्टेप पोटेंशियल, तो स्टेप पोटेंशियल क्या हुआ, ये 132 की लाइन है, इसकी तार की इंडक्शन में मैं नहीं हूँ, पर यहाँ सारी जैसे लैंड में करंट है, तो मुझे क्या करना है कि अगर मान लिया ये मेरा पैर है और मैं ऐसे रखता हूँ, इसमें क्या है कि जो जहाँ पे मेरा कंडक्टर गिरा होता है उसके बाहर दायरे में कुछ वोल्टेज बनती रहती है ना तो कि सर जैसे बंदा अगर एक टांग पे खड़ा हो जाए नहीं उसका मैं नहीं करता। सुनो ये इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में कुछ कंडक्टर है कहीं गिरा हुआ, ठीक है, और मैं यहाँ पे, तो ये अगर मैं यूं करके स्टेप करता हूँ ना, लाइन का भी बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जहाँ गिरी है वहाँ तो 132 है, इससे थोड़ा थोड़ा मैं बाहर जाऊँगा, इस सर्कल में 128 के भी होगी, हो सकता है, उससे बाहर 120 रह जाएगी, उससे और बाहर कम होती है, बस हो गई। डिस्टेंस पर ठीक है। अब आपको शॉक कब लगता है, आपको शॉक तब लगता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हुआ, मतलब कि आपका जैसे इस स्टेप पे वोल्टेज 132 थी, इस स्टेप पे 128 थी, तो अगर यहाँ जो कंडक्टर गिरा हुआ है और मैं यहाँ और यहाँ ऐसे पैर रख दिया, तो इस पैर में वोल्टेज 125 है, दूसरे में 128 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया साथ के साथ शॉक। तो ऐसी सिचुएशन पे निकलने के लिए क्या है, मेरे पास बेस्ट तरीका ऐसे, या तो मैं ऐसे से चलूँ, या मैं एक टांग उठा के जंप मारूँ, या जो दोनों पैर उठा के जंप मारूँ, दैट्स इट, सिंपल। ये है स्टेप पोटेंशियल, कि आपको जहाँ ऐसे कहीं जो है कंडक्टर गिरा हो तो वहाँ चलना किस तरीके से उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है जी। और बाकी इक्विपोटेंशियल कहाँ होता है, इक्विपोटेंशियल और मैस वोल्टेज, ये क्या चीज़ है कि अब तुमने देखा होगा ना सब स्टेशन में क्या होता है, सब स्टेशन में अगर शायद जो देखा होगा आपने जब बन रहे होते हैं ना, तो नीचे एक अर्थ मैट बिछाई जाती है ना, देखा है, तो बहुत से लोगों ने मैं भी देखा होगा। वो अर्थ मैट क्यों बिछाई जाती है, जब तो मैं बाकी जगह काम करता हूँ, मैं तो एक रोड गाड़ देता हूँ, उसमें अर्थिंग कर देता हूँ। सारी एक व्यवस्था काम होगी ना, एक ही बार ना उसकी हाँ जी। सारी की अर्थिंग होगी ना, बेसिक अलग अलग होगी एक करेगी, काम और मैट हो गया एक ही बार ना सारा। नहीं ये जस्ट कट जाए ब्रेक हो जाए दूसरी साइड से मतलब मे भी, पर ये इसलिए करते हैं कि इक्विपोटेंशियल करने के लिए, क्योंकि ये आप देखो सब स्टेशन में तो बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, फिर मेरा जैसे वही वो है जियो स्विच है, या ये आइसोलेटर है, ये अर्थ स्विच वाला, तो वो वहाँ लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है, ये उसकी भी अर्थिंग देनी है। तो ये उसमें क्या चीज़ है कि जब मैं उसको लेके आऊँगा कहीं अर्थिंग पे, तो उसका तो मतलब क्योंकि ये अर्थिंग के लिए बेस्ट फंड है मेरे पास कि उसका रेजिस्टेंस कम से कम रखो, जितना कम होगा वो ड्रॉप करेगा। तो अब ये है कि जो मेरे पास मैंने ये ले रखी है, मतलब प्लेट ले रखी है, उसकी अर्थ प्लेट ले रखी है, अर्थ प्लेट का तो जो रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होता ही है हमेशा। तो ये अगर मैं एक चीज़ वहाँ लगाऊंगा उसको लेके यहाँ ले आऊँगा तब भी दिक्कत है, या फिर मैंने ये करा, मान लिया ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का एक सेपरेट गाड़ दिया, मतलब ठीक ठाक गाड़ दिया, मोड चेंज हो गया, फलाना हो गया, सब कुछ कर दिया, बट होएगा क्या अगर उसमें मान लिया जाए जैसे लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर में मेरी आ गई एक
1 लाख 2 लाख 10 लाख वोल्ट आ गए, तो मैंने अगर ये सिंगल लगाया तो क्या होगा, 10 लाख वोल्ट आपके पास से जो घूमेंगे ना सारे। सो दैट्स वाई उसको इक्विपोटेंशियल करने के लिए मैंने एक पूरी मैट बिछा दी, जितने भी इक्विपमेंट है उसको मैट के साथ कनेक्ट कर दिए मैंने। अब क्या होगा कि वो जो है पूरा इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट होएगा सारे। अगर मान लिया 10 लाख वोल्ट भी है तो ठीक है, वो जो मतलब सब में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सो दैट्स वाई अर्थ मैट का तो ये पर्पस है इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए कि हर जगह सेम पोटेंशियल हो। सेम पोटेंशियल का मतलब कि इक्वल वोल्टेज। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ कंडक्टर गिर गया और अगर मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज का डिफरेंस कि ये पोर्शन पे लगा, ये पोर्शन पे लगा। सो दैट्स वाई। और वैसे भी अगर हम जो स्टेप पोटेंशियल की बात करें, स्टेप पोटेंशियल में भी जब मेरे को करंट इसलिए लगा कि यहाँ पे वोल्टेज थी कुछ, यहाँ जो है न्यूट्रल है, मतलब अर्थ इक्वल टू न्यूट्रल है, तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस आ गया ना, तो इसलिए मेरे को शॉक लगा। अदरवाइज तो लगता है क्यों लगता है मेरे को शॉक। अब जैसे एक जो है चिड़िया की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ बैठी कंडक्टर पे, उसको लगता नहीं करंट, क्यों नहीं लगता करंट? सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, इक्वल पोटेंशियल इज देयर, मतलब इक्वल पोटेंशियल। वो तो एक टांग यहाँ रखे थे, यहाँ रखे, वोल्टेज सेम है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जिस टाइम वो कहीं यहाँ वहाँ टच हुई वहाँ दिक्कत आएगी। अब जैसे अभी क्या हो रहा है यूएसए में या मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ये तो वहाँ तो लाइव वायर पे भी ना काम करते हैं वो समटाइम, अगर आपने देखे हो वैसे वीडियो वगैरह। हाँ, तो उसमें क्या है कि ऊपर जो है तो बैठते हैं तार पे डाउन करते हैं, चल पड़ते हैं, तो ये इक्विपोटेंशियल है वहाँ पे। मतलब शॉक का तो मतलब एक ही समाधान है, इक्विपोटेंशियल। जैसे यहाँ सब स्टेशन में जितनी मर्जी लाइटनिंग हो जाए, आपका जैसे लाइटनिंग हुई आपका इक्विपमेंट भी सेफ हो गया, इक्विपोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो अब क्या है, मैट का सेम वही फंडा है। अगर मैंने मैट ना बिछाई हो, मैं अगर वैसे करता हूँ, एल ए लिया, हाँ सेपरेट अर्थिंग करी और ये एक साइड गाड़ दिया, मैंने बोला जी ठीक है, वेरी गुड, अर्थिंग तो है मेरी, पर ये उसमें क्या हुआ, पोटेंशियल तो आपने देख लिया कि कितना इम्पोर्टेंट और ना करे तो कितना मैसिव और खतरनाक है ना सबके लिए। अब हम बात कर रहे थे कि एल ए की, मैंने उसको अर्थ कर दिया, एक जगह सेपरेट अर्थ कर दिया, और क्या हो रहा है कि 10 लाख वोल्ट आ गए। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे खड़ा हूँ मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो रहा होगा, है ना, मे बी जो वहाँ कुछ काम चल रहा हो या कुछ हो रहा हो, और मैं ऐसे सब स्टेशन के अंदर खड़ा हूँ यार्ड में। अब क्या होगी, वहाँ तो 10 लाख वोल्ट आ गए, अब मैं तो ऐसे खड़ा हूँ, और वो तो इक्विपोटेंशियल तो हुआ नहीं ना, क्योंकि वो तो एक जगह है, यहाँ 10 लाख, बाहर 9 लाख, उसके बाहर 8 लाख, तो यहाँ तो एक जगह 7 लाख, एक जगह 6 लाख, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रैश। ठीक है जी, इक्विपोटेंशियल कहाँ रह गया, है ही नहीं। सो दैट्स वाई अर्थ मैट, अर्थ मैस जो सेम चीज़ है, और एक उसका भी एक जो सेपरेट मतलब फॉर्मूलेज हैं कि कितना कितना लगाना चाहिए, क्या इनकी पेस्ट होनी चाहिए, वो एक सेपरेट पार्ट। बट बीइंग अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा तो ये जो फर्ज बनता है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि क्या है ये स्टेप पोटेंशियल, ये क्यों होना चाहिए, ये अर्थ मैट क्यों बिछाई है, ट्रांसफॉर्मर की इतनी प्रोटेक्शन क्यों है, ये ग्रेवल क्यों बिछाई जाती है, ये अर्थिंग सेपरेट करनी है या ये अलग करनी है या साथ में करनी है, क्यों करनी है ऐसे। सो दैट्स वाई। और ये इसमें जैसे ट्रांसफॉर्मर भी आपने देखा कि अभी ना जो हमारा नेक्स्ट ये लंच टाइम के बाद हम वही करेंगे, इसमें जो 2 सेशन है, एक कोई प्रेजेंटेशन वाला और एक है आपका प्रैक्टिकल वाला। तो प्रैक्टिकल हम करेंगे आपके सब स्टेशन में, जो ये बद्रीपुर वाला सारे बजरिंग होती है इसमें डाली नहीं, वो इसीलिए होती है ना। पानी नहीं आया नहीं देखो वैसे तो नहीं जाए, जैसे तो प्रैक्टिकल तो क्या है ना, जो बाकी लोग भी बात करते हैं इसमें रेप्टाइल या पे ये नहीं आता, बट ऑफिशियली इसका क्या रीज़न है
कि ये अगर आपने ऊपर जो ग्रेवल बिछाई होगी, नीचे रेत होगी, मतलब कि लेयर बिछा रखी होती है, तो जो ये ऊपर का है ना पानी, तो वो जो मतलब पानी जो स्टैंड नहीं होगा ना, और जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ उसके ऊपर गिरता भी है या मैं भी चलता भी हूँ, तो मतलब उसमें क्या ना कनेक्टिविटी नहीं होगी दोनों के बीच में, ठीक है जी। ग्रेवल तो मेरा क्योंकि एक तो पानी निकाल दिया उसने, और ऊपर से जब मैं उसमें से चलता भी हूँ तो कनेक्टिविटी तो कोई होएगी नहीं। अगर मान लीजिए जैसे मैं एक इक्विवेलेंटली की बात करूँ, अगर उस टाइम पानी हो, मान लिया उस टाइम पानी है, तो क्या होगा, क्योंकि ये तो मैंने बात करी कि ग्रेवल है, तो हम जो है रिवर्स प्रोसेस में बात करें कि ग्रेवल है ही नहीं, तो जिस टाइम ग्रेवल नहीं होगी तो क्या होगा, या तो मिट्टी या कुछ होएगा या जो पानी खड़ा होगा, मान लिया पानी खड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि एक साइड जो है लाइटनिंग गिरी, और लाइटनिंग की जो ऊपर से मैं प्रॉपर इंसुलेटर के साथ लेके आया उसको, और मैंने अर्थ करना हो, तो जहाँ पे वो नीचे ग्राउंड में जा रही है वहाँ पानी के साथ टच है, और वही पानी यहाँ भी घूम रहा है, और मैं उस पानी में घूम रहा हूँ, तो क्या होगा, वो जो है ग्राउंड ना होने के बजाय वो तो यहाँ होगा पानी में। हालांकि जो इम्पैक्ट वही राउंड राउंड वाला जो हमारा लॉजिक है कि वहाँ ज़्यादा यहाँ कम कम कम, बट कुछ तो शो होएगा। सो दैट्स वाई अगर मैंने ग्रेवल की साथ दी तो पानी है तो नीचे है ना, वो तो जो मेरा एज ए मॉइस्चर काम कर रहा है, क्योंकि जो ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट जो सबको क्लियर है ना कि अर्थिंग क्यों करी, कैसे करी, और जो उसका तरीका भी है वो भी यही है कि मैंने एक रोड ली, उसमें कुछ केमिकल डालना, वैसे कि अभी एक नया केमिकल आ रहा है, डाल दिया फिर नहीं, पर वैसे मजे की बात है, मॉइस्चर क्यों मेंटेन किया मैंने अर्थ में, ऐसे तो मैं डाल सकता था रेजिस्टेंस कम करने के लिए, रेजिस्टेंस और उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए, कि ताकि वो अर्थ के साथ लिंकेज तो हो, अदरवाइज वैसे पड़ा रहेगा। सो दैट्स वाई सही। और ये अब ये इन सारी समस्याओं का निजात पाने के लिए ना, अच्छा एक और है कि ये तो हमने बात कर ली, यहाँ जो मॉइस्चर बना दिया मैंने जहाँ पे ड्राई एरियाज है, राजस्थान वगैरह, वहाँ क्या करते होंगे, केमिकल या पानी डालते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फिर कुछ मिलेगा टाइम में ना, जैसे नमी पर वही है ना, पानी के तरह से पानी आज डाल दिया, कल क्या होगा, कल कौन जाएगा डालने? सारे पानी भाई वही डाल रखेंगे तो नहीं यही काम करते हैं सब स्टेशन में, अगर आपने देखा होना ना, जितने भी हमारे अर्थफिट और उनको हर रोज डाला जाता है, डालते हैं हम लोग। बट इसी समस्या का समाधान करने के लिए मान लिया एक दिन आप जो पानी डालना भूल गए, अगले दिन तो बाकियों का पानी काट दोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक केमिकल आता है बेंटोनाइट पाउडर। बेंटोनाइट पाउडर भी सेम काम करता है, वो क्या करता है, उसकी लेयर कुछ डालनी होती है, मतलब ये उसका एक स्पेशल पैटर्न है, वो डाल के उसमें कोई मॉइस्चर मतलब कि अपने करता है, कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, और वो मतलब हार्डली 10-1 साल हो गई तो वो चलता है बड़े आराम से। सो ये भी एक नया केमिकल है, और इसका जो है बड़ा ही नॉमिनल प्राइस रहता है वैसे मार्केट में। हाँ जी, कोई नहीं, ये तो था हमारा जो है थियोरेटिकल सेक्शन ना। इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे, हम बनाएंगे टीम बनाएंगे अभी ना, कितने थे हमारे पास, ये ऑथराइज के एंट्री वाला कि नहीं, कि एल ओके हैं, ये ओके है, फर्स्ट एड का है, कितना इस तरह के आपको 1-1.5 घंटा जो भी लेना है वो आपको दिया जाएगा, आपने देखना है सारा सब स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगा 4 टीम, ठीक है, ये हर एक टीम के पास ये रहेगा, ठीक। आपने ये भरना है, इसमें देखना है, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ आगे डिस्कशन, जिसमें से 4 टीम में 2 टीमें तो जीतेंगी पॉजिटिव, कि वहाँ सब स्टेशन में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ठीक है ना।
मतलब 2 जो पॉजिटिव के लिए 2 की मिलेंगी नेगेटिव पे, और फिर उसके ऊपर हम जो डिस्कशन करेंगे। बेसिकली क्या है, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने चेंज करना है कि देखने का मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे कि इस सबस्टेशन पे मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था पर नहीं है, और जो बंदे पॉजिटिव वाले वो देखेंगे कि ये वाली चीज़ तो बहुत बढ़िया है इसमें। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा joint on the up connection में joint right है। परे परे जा रहा है, ले जा रहा है वो रख मैं तेरा हाँ वो है जॉइंट तो है, नहीं कर रखी वेल्डिंग नहीं कर रखी, जो जॉइंट तो है हर चीज़ का मेंटेन मेंटेन है नहीं तो है वो भी बड़ा पीस कहाँ कमा अच्छा छाप करवा दे अब चले उससे लिखवा दे यार ये थी मशीन अर्थिंग वाली ना डबल अर्थिंग, तो डबल अर्थिंग में क्या है कि एक का जैसे लाइव पार्ट अर्थिंग और जो डेड पार्ट अर्थिंग। जो लाइव पार्ट वो है कि जो जहाँ पे हमारा वोल्टेज भी रहेगा, जैसे कि न्यूट्रल के अर्थिंग, ये लाइव पार्ट अर्थिंग है, ठीक है जी। इसको नीचे अर्थ किया है और सेपरेट अर्थिंग है। हाँ जी सेपरेट। उसके अलावा जो है डेड पार्ट मतलब कि जो बॉडी जो है, ठीक है जी, वो अगर आप देखेंगे तो बॉडी की यहाँ भी अर्थिंग होगी, एक साइड भी होगी है ना, और सारी जो बॉडी का एक पूरे अर्थ भी नीचे होगा, ठीक है। ये तो 2 चीज़ें फोकस करें, ठीक है। इसमें लाइट चाहिए ना, एक काम करना, लाइट जगा देना सबसे इसके अंदर यार मेन चीज तो है उसके हिसाब से जी इंडिकेशन हां ठीक है, ठीक आ रही है सब आ रही, ठीक है हेल्थी है ये जल्दी हमारे पास पहले टाइम हो गया 2 ये दो पानी देने का कैसे इमरजेंसी ये चली भी है, ये वैसे स्टैंड बाय ये लगाना भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होता है। क्या लगता है कैसे होता होगा? नहीं, हाथ आपका आंसर ठीक है, बट वैसे भी हो सकता है।
उसका क्या तरीका है, R/B प्लस न्यूट्रल सब शॉर्ट, ठीक है जी। उससे ये होएगा कि जब भी उसको चार्ज करेंगे, अगर मान लीजिए 100 kVA का है तो वो जो फुल 100 kVA उस पर जब लोड डल जाएगा तो ये आपका फुल लोड टेस्ट होगा। अगर आपने ये जैसे टेस्ट कर लिया, अगर सपोज करो कहीं लैब में गया ट्रांसफार्मर किसी के पास, उसको बोलना फुल लोड जो है टेस्ट करके, वो जो टेस्ट करना वो चालू नहीं करना। हाँ तो और कैसे करते हैं, नहीं उसमें भी डबल तरीके भी हैं वैसे। अगर मान लीजिए चालू में कर दे तो फेस टू फेस हो जाएगा। ये ट्रेनिंग से होता है ना सर, ज्यादा थोड़ी वोल्टेज दे नहीं तो नहीं तो जिस टाइम आप जो है लोड डालते हैं कि उस टाइम में तो ये करते हैं, जैसे आपका हीटर है, हीटर क्या काम कर रहा है, छोटी है, 2 फेसों को शॉर्ट ही कर रहा है और क्या कर रहा है। उनके यार सर बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या स्ट्रक्चर है, स्टार डेल्टा, और मतलब स्टार डेल्टा अंदर क्या लिंक की है आपस में, शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट, डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। बिल्कुल। सॉल्व करना था इसका क्लियर नहीं है कि सर शॉर्ट किस में करना उसको? सुनो, ट्रांसफार्मर का R/B सारे शॉर्ट कर देने, न्यूट्रल भी सारे, तीनों का दोनों न्यूट्रल साथ में करना है। तीनों न्यूट्रल के साथ, जी। जो तीनों के फेज होंगे वो वहाँ बन जाएगा स्टार और स्टार और स्टार और डेल्टा। हाँ, मतलब उसका स्टार बन जाएगा हाँ बेसिकली। जी हाँ जी। तो आपने जो देखे हो ना, जैसे हमारी मोटरें भी स्टार डेल्टा बनाते हैं, तो वैसे स्टार ही हो गया ना, जब आप शॉर्ट करते हैं तो स्टार बनता है, हाँ जी हाँ जी। जब उसके फेज जो शिफ्ट करते हैं तो डेल्टा बनता है। ऐसे ही ना सर्किट देखा हो ना, स्टार डेल्टा, अगर शायद देखा हो आपने, ये आपका ठीक है कि जैसे सर आप नहीं बोले ना, उड़ेंगे जैसे क्यों नहीं, ना, मैं आपको बताता वो हूँ। ट्रांसफार्मर न्यूट्रल निकाल रहा है, जैसे एचटी ली ना उसने एलटी निकाल दी, उसमें तो शॉर्ट है जो आपका स्टार कनेक्शन ना, उसमें तो न्यूट्रल निकले तो शॉर्ट होने अंदर भी तो उसका सेम सर्किट है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है? सपोज करो जैसे मान लो कि एलटी बुश है, उन तीनों को हमने जैसे शॉर्ट कर दिया, न्यूट्रल साथ जोड़ दिया, तो उसमें आपका नहीं करेगा नहीं करेगा, जैसे उसका वो बनेगा ना, कुछ देर होल्ड होगा, जैसे हमारी लाइन नहीं होल्ड होगा, वो हमेशा होल्ड ही रहेगा। अगर आप उसके जो क्लैम मीटर लगाए एम्पेयर देखोगे तो एम्पेयर फुल आएंगे। अगर आप ऐसे देखोगे ना, लेट मी शो, ये पता क्या है, और 3 फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है, R/B और एक न्यूट्रल, ठीक है जी। ये वाले ये अगर आप सिर्फ इनको शॉर्ट करोगे तो पटाखा होएगा, सारे इकट्ठे हो गए क्या? ठीक है। जब इन तीनों को भी करेंगे तब भी पटाखा होगा, ठीक है। जब इन सारों को इकट्ठे करोगे तब वो फुल लोड पे चला जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये क्यों होएगा कि उसका रीज़न है, ट्रांसफार्मर के अंदर भी ना, अगर आप यहाँ शायद आपने ट्रांसफार्मर की प्लेट देखी है कि नहीं देखा, ट्रांसफार्मर की प्लेट है, मतलब शायद पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी, जो बाहर वाला, ये इसमें भी स्टार और डेल्टा बने हुए हैं। ट्रांसफार्मर जो बेसिकली है क्या, जो वही है, स्टार डेल्टा मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं कि स्टार 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 डेल्टा डेल्टा स्टार वाले। तो आपसे 3 बंदे ए वाले हैं, बी वाले कौन कौन से हैं? 3 बंदे बी वाले हैं, सी वाले, और डी वाला कितने? 2 आपके साथ कौन था क्या? अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले तो ए टीम वाले मुझे बताओ कि वहाँ क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या ठीक था, क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या क्या देखा आपने, बताओ कुछ। वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी स्टार्ट करो, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, में भी अंदर भी ठीक है, बाकी पैनल के आगे जो मैट वगैरह सब स्पेशल हुए थे, वेरी गुड, बाकी ठीक उनके है। इंडिकेटर वगैरह जो रिले सिस्टम सारा कंडीशन में था जी। गुड गुड गुड, बाकी जो बैटरी बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में था, कंडीशन में। वेरी गुड, ठीक है। बाकी सर उधर उनके काम करने के जो ग्लव्स वगैरह पड़े हुए थे। हाँ ग्लव्स वगैरह थे, बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। और ठीक है, आप बताओ सर कुछ।
सर यही है नहीं, उन्होंने कुछ बता दी, कुछ आप ऐड करिए। फर्स्ट एड किट भी थी वेरी गुड, और अर्थिंग वगैरह और थी प्रॉपर थी, ठीक है, बैडमिंटन सब कुछ ठीक ही था, मतलब जो भी मैंने देखा आपने। ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक था सर, आप स्विच है, आप स्विच नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, स्विच नहीं है। यार सर सही नहीं है, बाकी उनकी एक दो प्लेयर नहीं निकलती नहीं बार, उनकी जो बाहर से काटते फिर अंदर से निकलती नहीं। उसमें अच्छा। रिमोट और मैनुअली वाला जो एक ट्रांसफर है, ठीक है। चलो बी टीम वाले कुछ नेगेटिव, हाँ ठीक है, टैग भी गिरा हुआ था। ठीक है, गुड 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 गुड। कुछ जगह से लोग और ठीक है, वो भी सही ढंग से नहीं प्रॉपर नहीं की। बिल्कुल, जैसे वेरी पीछे से गुड। लोग वो ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल, जो एक कंडक्टर डाल रखा उन्होंने बीच में, एग्जैक्टली। और चलो एनीवे, तो बेसिकली क्या था ना, ये था एक जस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम कि आप अपने आप ही कुछ करें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना, हम जब भी किसी को ट्रेनिंग देते हैं या करते हैं जो भी, उसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है कि बंदे सुने, पर उसमें होता भी ऐसे है कि वो सुनते ही हैं, बस ऑब्जर्व नहीं होता। सो दैट्स वाई हमने एक इंटरेक्शन प्रोग्राम इसीलिए रखा कि आप अपने आप जाके ऑडिट करें, देखें कि क्या है, और उसके ऊपर कुछ जो है बोलें इधर, क्योंकि जब आप अपने आप जाके कोई काम करते हैं, देखते हैं, आपने सेफ्टी ऑडिट किया सब स्टेशन का, तो आपने अपने आप जाके देखा कि आपको लगा कि ये भी ठीक नहीं है, क्या हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, हमने डिस्कस करें। अब इसमें जो है नेगेटिव की मैं थोड़ी बात करूँ, तो नेगेटिव भी नहीं बोल सकते उसको, पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। उन्होंने जैसे जो सैंड बकेट थे, शायद आपने देखे नहीं देखे, वो वहाँ पे थे नहीं, जबकि वो यार्ड में होने चाहिए, जहाँ भी हमारी जो फेंसिंग होती, जहाँ हमारा मेन गेट होता है ना, मेन गेट के साथ में होते हैं, क्योंकि मतलब आप ये सोचिए कि इन केस वहाँ जब फायर होती है, फायर लगती है, किसी ट्रांसफार्मर में ही आग लगी और कहाँ लगती है वहाँ, तो ट्रांसफार्मर में इनके जो फायर एक्सीडेंट होता है, तो बंदा क्या करेगा, पहले मेन गेट से जाएगा, तो मेन गेट के बगल में वो होना चाहिए था कि उसको उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया, तो वो बोलते कि हमने यहाँ अंदर रखा हुआ है। अब जब बंदा इतनी हड़बड़ी में अंदर उसको कहाँ ढूंढने जाएगा, वो तो बिल्कुल सामने होने चाहिए। और उसके अलावा सैंड की भी एक कुछ प्रॉपर क्वालिटी होती है, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि उसमें भी जो घास उगी पड़ी है, ठीक है जी। और उसके अलावा जैसे पॉजिटिव की मैं बात करूँ, ट्रांसफार्मर के बीच में बैफल वॉल जो लगा रखी है, वो जो मस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो लगी हुई है। अर्थिंग हमने देखी, बहुत जो बढ़िया अर्थिंग, और बाकी उनके आइसोलेटर वगैरह होप्स सारे जो बेटर कंडीशन में हैं, और जो कंडक्टर न्यू है, ग्लैंड वगैरह प्रॉपर, जो पीजी क्लैम्प क्लूम सब कुछ लगे हुए हैं, प्रॉपर लगे हुए हैं, ठीक है जी। और एक जो नोट से डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली जो हमें लगता है कि डबल सप्लाई भी कहीं ना कहीं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी के लिए इसलिए कि मान लिया आपकी एक सप्लाई फेल होगी और आपके पास है ही एक सप्लाई, तो आपके ऊपर तो एक मतलब अनवांटेड सा प्रेशर है जिसका कोई जो मतलब नहीं है, बट है, क्योंकि आपको सप्लाई जल्दी रिस्टोर करनी है। बट इन दैट केस हमारे लोग क्या करते हैं कि फटाफट करने के चक्कर में कुछ मिस हैपनिंग कर बैठते हैं। सो दैट्स वाई अगर जब डबल सप्लाई होगी तो एक फेल भी होगी, जो दूसरे से काम चला लोगे, उतनी देर में आप काम कर लोगे, क्योंकि आपके पास जो टाइम जो विंडो मिलती है काम करने की, वो काफ़ी बड़ी होती है। सो दैट्स वाई जो मेरे को लगता है कि जो अल्टरनेट सप्लाई, डबल सप्लाई है, ये कहीं ना कहीं सेफ्टी पे इम्पेक्ट करती है, आप है ना, ठीक है जी। बट सम टाइम जो ये डबल सप्लाई जो 11 के भी फीडर वाली है, ये कभी ना कभी एक्सीडेंट का कारण बनती है, फॉर द रीज़न इज़ कि जहाँ पे भी डबल सप्लाई होगी तो वहाँ बंदे प्रिकॉशन नहीं लेते। प्रिकॉशन यही है, एक साइड से आपने परमिट ले लिया, दूसरी साइड से लिया नहीं, तो दिक्कत है। सो दैट्स वाई उसके लिए बचने के लिए हमने तरीका लगा लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी सप्लाई डबल है, ट्रिपल है, ओपन कंडक्टर है, केबल है, जो मर्जी है, चाहे, ठीक है जी, परमिट के बाद अर्थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अर्थिंग तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है जी, उसके अलावा तो हमारा कोई जो समाधान है ही नहीं, क्योंकि अर्थिंग होएगी तो कहीं ना कहीं बचाव है हमारा।
और वैसे हमने देखा कि हमारी मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि लाइन इक्विपमेंट अपरेटस जो हमने यूज़ करे हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो होनी चाहिए। जब मेरे इक्विपमेंट जो ढंग से बचेंगे उसके बाद ही तो हम भी सेफ़ रह पाएंगे। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है जैसे हमने एसी का एग्जांपल दिया कि ठीक है, मान लिया इसमें जब वोल्टेज आती है तो ये अंदर तो सर्किट बना हुआ है, पर वो उस एक्सेस वोल्टेज को विड्रॉ करने के लिए, उसको ड्रॉप आउट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। सो दैट्स वाई वहाँ अर्थिंग काम आती है। मतलब हर जगह जहाँ भी है अर्थिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हमने बात करी लाइव पार्ट डेड पार्ट की अर्थिंग, तो वो अभी मैंने आपको बताया जैसे ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में भी ऐसा है, 2 टाइप की अर्थिंग होती है हमारी। लाइव पार्ट जैसे न्यूट्रल, और डेड पार्ट मतलब कि उसकी बॉडी वो सारा कुछ, ठीक है नहीं। तो ये भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, और कोई बाकी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन क्वेरीज हो? सर जैसे अर्थिंग रोड से अर्थिंग करेंगे हम, हाँ जी। तो नीचे से तो हम खड़े हुए कर नहीं सकते क्योंकि इतनी अर्थिंग रोड तो हमारी होगी नहीं। जैसे हमारे बीच में 11 मीटर का पोल है, वो बीच में घेरा घेरी है, नहीं तो उसका हमको नहीं पोल के ऊपर चढ़ा होकर करना पड़ेगा ये। नहीं उसका भी है। देखो पता क्या होता है, जहाँ पे तो जैसे क्या किया आपने, जैसे मैं ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर की बात करूँ वहाँ तो खड़ा होने के लिए मतलब सब कुछ होता है, और मोस्टली एक्सीडेंट होते ही ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर पे हैं। क्योंकि देखो एक सिंपल लाइन जा रही है, उसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कभी इंसुलेटर टूट गया, तार ही नीचे गिर गई। जब नीचे ही होगी तो फिर तो मतलब उसमें तो मतलब क्लैरिटी होती है। जो ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर है उसमें मैक्सिमम के एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जियो स्विच काट गया पर पता नहीं वो ब्लेड रह गया नहीं रह गया, देखते नहीं है। या फिर सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि जो जहाँ पे आपका जियो स्विच लगा है उसके और जहाँ आप खड़े हैं वो जो गैप कम होता है काफ़ी, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। सो दैट्स वाई जो मेरे को लगता है कि मतलब स्ट्रक्चर पे तो ये अर्थिंग रोड वाला ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा कामयाब है। अभी जैसे मैंने मतलब ऑल हिमाचल के 21 केसेस स्टडी करे, उसमें से 7 केस लाइन पे थे और बाकी सारे ऐसे स्ट्रक्चरों पे हैं। सर अगर हम अर्थिंग करेंगे तो उस ट्रांसफार्मर भी करेंगे, उसी को अर्थिंग भी उसी को करेंगे, ट्रांसफार्मर के पास जो पोल लगा होगा जो अर्थिंग होगी उसकी। बेसिकली देखो ये अर्थिंग का क्या है, 2 टाइप का है। मोस्ट प्रोबेबली जो है मेरा तो ऐसे ही मानना है कि जैसे हम स्ट्रक्चर पे अच्छा चढ़ने का ट्राई करेंगे, अच्छा चढ़ेंगे, तो मैंने पहले 11 kV के जो है मेरे इस पर वो तो बिल्कुल जो कि अर्स्टिक है उससे तो मैं अप्रोच कर पाऊँगा ईजिली। सो दैट्स वाई उससे क्या होगा कि मान लिया आपने ऊपर काट भी दिया, वैसे तो मतलब हालांकि जो बंदे क्या बोलते हैं, पुराने बंदों का मैंने थोड़ा देखा है, वो ऐसा बोलते हैं कि अरे कहाँ है, ऐसे चलता है, हमने तो इतने सालों से ऐसे करा, आज दिन तक कभी कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस बिजली के साथ नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो दैट्स वाई प्रॉपर उसको चेक करो, और अगर आपको लगा कि सारा कुछ ठीक है फिर उसको यही बड़ा तरीका, एक जो बाइंडिंग लो उसको पहले अर्थ के साथ करो, फिर उसको प्लास से आर फेज में बाइंड करो, फिर बी बाय में, फिर बी में। इससे क्या है कि आपके तीनों फेज भी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए अर्थ भी हो गए। उससे क्या फ़ायदा है, ये वैसे लाइन के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब तरीका है। लाइन के लिए इसलिए कामयाब है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि पोल पे जब चढ़ना है तो पोल स्ट्रक्चर में खड़े करेंगे ना, स्ट्रक्चर में खड़े करते हैं कि हमने उसी स्ट्रक्चर से हमने अर्थिंग रोड लगा रखी है। उसमें भी नहीं कि उसमें भी ऐसा तरीका है, सुनो जहाँ पे क्योंकि जो भी हमारी लाइन है ना, चाहे 11 kV है चाहे 33 है, 33 में तो मोस्टली 2 पोल स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टीपल डेड बने होते हैं, बीच में कड़ियाँ लगी होती हैं, तो आपको खड़े होने के लिए जगह है। बट 11 kV पे क्या है कि 11 पे मैक्सिमम जो थ्रू होती है लाइन है ना, रन थ्रू लाइन होती है, बट उसमें भी जो बेस्ट तरीका ये है कि जहाँ आपका डेड बना हो वहाँ 2 पोल स्ट्रक्चर होगा, कड़ियाँ होगी, खड़ी होने के लिए जगह होगा। और अगर मान लिया आपके पास ये 2 पोर्शन है और इन 2 पोर्शन के बीच में यहाँ पे आपने काम करना है, तो इस साइड भी कहीं जो डेड होगा तो यहाँ जो कड़ी के ऊपर चढ़ के उसको शॉर्ट कर लो। अगर डबल सप्लाई है, डबल सप्लाई में तो ऐसा है कि आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। नहीं सर, अगर हम उसी पोल पे खड़ा होकर अर्थ कर रहे हैं ना, उसी पोल को पीछे हमने लगा रखी नीचे अर्थिंग, अगर जैसे लाइव होगा तो स्ट्रक्चर में करंट तो आएगा ना, एक बार में थोड़ी से स्ट्रक्चर के साथ नहीं लगाना, जहाँ तो उसी में करेंगे नहीं, उसमें भी 2 तरीके की अर्थिंग है।
मतलब सम टाइम क्या है, ये इस तरह का हो सकता है कि कभी मतलब GI वायर नहीं लगी उसमें, अदरवाइज क्या 2 कोर स्ट्रक्चर पे मोस्टली पे लगी होती है। ये हो सकता है कि नीचे वो जंग लग गया हो ऐसा कुछ, बट उसमें भी ये है कि उसको हल्का सा जो खोद के उसके साथ टाइट जहाँ सर नहीं ना लगी वहाँ तो फिर पोल से कर देते ना जी। देखो उसमें भी 2 तरह की अर्थिंग है, जैसे हम बात भी कर रहे थे। एक होती है टेम्परेरी अर्थिंग। टेम्परेरी अर्थिंग में वही करते हैं हम, कुछ जो खूंटा था गाड़ के उसके ऊपर जो बात क्योंकि कुछ तो इम्पैक्ट कम होएगा कंपैरेटिवली, मतलब अगर 100% जो बर्न के चांसेस हैं और उसमें हम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 30-40% कहीं तो बचेंगे हम। सर अगर हमारे पास अर्थ स्टिक ना हो तो हम ट्रांसफर का स्विच काट के नीचे से उसको शॉर्ट करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब दोनों साइड से शॉर्ट कर लेंगे ट्रांसफार्मर को शॉर्ट करके काट के नीचे फिर उसको उठा देंगे। जो ट्रांसफार्मर की ये ऊपर की साइड करना है, नीचे की साइड करना नहीं है। जी पहले जी स्विच काट हाँ जी स्विच काट लेंगे पहले, फिर उसके नीचे कर देंगे। हाँ नीचे कर फिर उसके सकते बाद जी हैं, स्विच उठा देंगे। अगर लाइट बिल्कुल होगा तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर उसमें भी सेफ्टी है। सकते हैं। और बाकी एक और ये कि जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है, आप नया लेके आए कैसे लगाते हो उसको? मैगर में क्या चेक करते हैं? मतलब कैसे कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप की? ठीक है, कितना होना चाहिए? नहीं मेगा में 500 मेगा। इसमें ना एक और जो मुझे लैक ऑफ लगता है इसमें ना, होता क्या है कि हमारा ना नया ट्रांसफार्मर आता है जब भी, तो हम उसको मैगर तो चलो कर लिया, और मैगर करने के बाद हम उस पर लोड डाल देते हैं। वैसे क्या तरीका क्या थोड़ी देर नो लोड पे चलाओ। क्यों चलाते हैं नो लोड पर? निकल जाएगा। एग्जैक्टली। ये एक तो पहले उसकी बाइंडिंग मतलब हीट अप हो जाएगी, तेल गर्म हो जाएगा, और जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा ना कि अगर जो मॉइस्चर हुआ और ज़्यादा लोड पड़ा होएगा उसके ऊपर तो ब्लास्ट करेगा। एक तो ये, दूसरा जो